मतलब इस कदर दहशत थी कि मैं अगर थोड़ी सी भी हवा चलती थी तो मैं मेरी अम्मा की बाकायदा दामन में सिमट जाता था और मैं मुंह तक नहीं निकालता था। ये 13 में फिर मुझे पता चला कि यार ये तो मोबाइल पे ऐसा ऐसा है। मेरे फेसबुक भी नहीं पता था। फिर मेरी तस्वीरें वहाँ 2-3 साल रही, उसमें काफ़ी इनामात मिले, बहुत नाम हुआ। तो मुझे एक दिन बोलने लगे यार पप्पू तो इतना डरा देते तो आगे जिंदा कैसे रहे। मेरे ऊपर जो सबसे ज़्यादा फिल्मी हीरो का प्रभाव था अमिताभ बच्चन के। पहले इंटरवल तक जाके देखते थे, फिर दूसरे दिन इंटर के बाद देखते थे। घर में पता नहीं चलना चाहिए कि पिक्चर में गए तो उनमें हरामी किया भी। हरामी किया का मतलब विलन किया है और कितनी लड़ाई है। मेरे अब्बा का एक बड़ा रोमांटिक शेर है, पता नहीं किसको सोच के लिखे होंगे। बच्चे किस कदर गुटखे की लत में पड़े हैं यार। माँ बाप मतलब खून के आंसू रोने का दिल करता है मेरा। अब जैसे ही वो स्वीट होम आने लगा, मेरा भाई मुझे पकड़ के बोलता है पप्पू है पहले मैं ही जन्नू। अबे मैं बोलो 4 लोग के सामने अगर हम अपने बच्चे को डांटेंगे तो कभी आपकी इज्जत नहीं करेगा। एहतराम बहुत जरूरी है ना। जब तक आप सामने वाले का एहतराम नहीं करोगे आपको रिस्पेक्ट में इज्जत कहाँ से मिलेगी। अब उन्होंने मुझे ऐसे देखा और मुझे बोला अबे तय कहाँ बैठे है, चल उतर गाड़ी से। पप्पू भैया बहुत बहुत शुक्रिया हमारे शो में आने के लिए भाई। और मैं काफ़ी दिन से सोच रहा था कि यार कभी पप्पू भैया को भी इनवाइट करूं। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे याद किया। ये मेरे लिए बहुत खुशनसीबी की बात है। नहीं, ये हमारे लिए भी बहुत बड़ी बात है और हमारे नाजरीन के लिए भी, क्योंकि हम लोग सिर्फ यही चाह रहे हैं कि सोशल मीडिया के ज़रिए से या किसी न किसी बहाने से जो समाज सुधार का काम कर रहे हैं हमारे लोग, उनको यहाँ पर इन्वाइट करके उनसे कुछ नए नौजवानों को, लोगों को सीखने को मिले। तो ये फोटोग्राफी का शौक़ बचपन से था क्या अपने को? बचपन की बात ऐसी है ना अकरम भाई के, देखो मेरा बचपन जो है ना बहुत डरा सहमा गुजरा है। अच्छा। इतना डरा सहमा रहता था कि आप यकीन नहीं करोगे कि मैं हर चीज़ से डरता था। मतलब सबसे ज़्यादा मुझे जो खौफ आता था वो आग, पानी और हवा। अच्छा। मतलब इस कदर दहशत थी कि मैं अगर थोड़ी सी भी हवा चलती थी तो मैं मेरी अम्मा की बाकायदा दामन में सिमट जाता था और मैं मुंह तक नहीं निकालता था। अच्छा, तो इसकी वजह क्या थी पप्पू भैया? ये बचपन से बहुत एक मेरे ऊपर फोबिया था इस चीज़ का। यानी मैं ये बता रहा हूँ कि जब मैं होश में आया हूँ 6-7 साल अपनी होश शुदा ज़िंदगी जब शुरू जी, बहुत ज़्यादा मुझे इस चीज़ का खौफ था। मुझे लगता था कि बस दुनिया तबाह हो जाएगी, ये सब उड़ जाएगा, सब आग लग जाएगी। ये होता है ना बचपन में दिमाग में एक बात, कुछ हादसा होते थे तो उसमें जो डर बैठता है। हाँ। अब अपना जब बचपन शुरू हुआ तो एक्चुअली क्या हुआ कि हालात अच्छे नहीं थे, फसादात बहुत होते थे, तो मेरे दिमाग पर वो सब चीज़ें बहुत बैठ गई थी। ओके, अच्छा। लूट मार, आगजनी, ये वो, तो बहुत ज़्यादा दहशत ज़्यादा रहता था। मैं मेरे अम्मा अब्बा के साथ शुरू से रहा हूँ और इतना ज़्यादा मतलब कि मैं उनको छोड़ के हटता ही नहीं था। मतलब मेरा नाम दुमचल्ला था। दोस्तों ने नाम रख दिया मेरे अब्बा के दोस्तों ने कि यार ये दुमचल्ला है, अब्बा का दुमचल्ला, जो अब्बा का दामन नहीं छोड़ता। ये मेरी खुशनसीबी है माँ बाप का। बेशक। और देखो आज इतना उल्टा हो गया कि आज वही चीज़ जो जिन चीज़ों से डरते थे आज मेरी सबसे ज़्यादा फेवरेट चीज़ें हैं। बिल्कुल। पानी से बहुत लगाव है, आग से तो नहीं खैर, लेकिन नेचर से बहुत ज़्यादा लगाव है। बिल्कुल। और रहा सवाल फोटोग्राफी का, तो मैं फोटोग्राफर हूँ ही नहीं। अच्छा। फोटोग्राफर मेरा भाई है खालिद सिद्दीकी। ओके। उसको इस कदर शौक है कैमरे का और नेचर का। अब जाहिर सी बात है मेरा भैया है, सगा भाई है। तो मेरे बचपन की सारी तस्वीरें खींचता कौन था? वही निकालते थे। तो मेरे सारे बचपन की तस्वीरें उसी ने खींची है। अच्छा। मैं उसको देख के मेरे अंदर ये शौक अब पैदा हुआ है। कब? सोशल मीडिया आने के बाद। मगर ऐसा हो गया चेला गुरु से बढ़ के भारी हो गया ना। वो अलग चीज़ है। क्योंकि मैंने देखा है पप्पू भैया फोटोज आपके जो है ना, उसका एक हर एक विज़न होता है किसी भी फोटोग्राफर का। एक सोचता है इस चीज़ को मैं कैसे शूट करूँ। उसकी वजह मैं बताता हूँ कि जब अपन जैसे फिल्में देखते थे तो लोग फिल्में क्या करते हैं, हीरो देखते हैं, मेरा शुरू से नेचर था कि फ्रेम क्या है। और मैं ये देखता था इसका एडिटर कौन है। कोई देखता होगा आज? नहीं, सही बात। इसका डायरेक्टर कौन है, ये किसने इसको शूट किया, इसका कैमरा मैन कौन है। बराबर। 87 में जब मेरे वहाँ हज करने गए थे, मेरा सलाउद्दीन भैया, मेरे बोंदू भैया वगैरह, तो वो लोग वो कैनन का उस वक्त DSLR कैमरा 2 लाए थे, एक मूवी कैमरा लाए थे सोनी का। अच्छा। सोचो जब अपनी मिलन स्टूडियो थी, मैं वहाँ आके फ़ोटो खिंचवाता था। वहाँ की बहुत सारी तस्वीर मेरे पास रखी हुई स्टूडियो की। तो ये सब यादें हैं वहाँ से। यानी फिर उसके बाद कैमरा शौक था
तो बस जी होता था कि मेरे पास भी एक कैमरा है, तो वही कैनन के कैमरे लेके बस शौक तक खींचता था। और आप यकीन नहीं करोगे, उस वक्त मैं सोचता था कि यार ये जो तस्वीरें हैं, ये जब मैं बड़ा हो जाऊंगा 50 साल 40 साल मैं कैसा लगूंगा, मैं देखूंगा। यानी उस टाइम में ही सोचते थे। बाकायदा मैं सोचता था, कोई यकीन नहीं और अभी करेगा। तक संभाल के रखे है ना सब तस्वीरें। एल्बम बहुत उसको मैं हिफाजत से रखता तो चलता फिर था। ये बचपन का जो डर जो था पप्पू भैया, कि जो डरते थे बचपन हाँ। में किसी भी चीज से, बहुत घबरा जाते थे, ये कैसे खत्म हुआ ये फिर? धीरे धीरे नेचर से इसलिए ख़त्म हुआ ना। मेरा भोंदू भैया, सफ़ीक भैया, मेरे अच्छा। बाबा का लड़का, नेचर से पूरा तारुफ कराने वाला वही शख्स है। मतलब एक तो वो, उसको बहुत शौक था नेचर का। मेरा जो भोंदू भैया, वो मैं जज्बाती होता उसको सोच के। खैर, मुझे गिरना नदी पहली बार ले जाने वाला वही, अच्छा। मनियार डैम ले जाने वाला वही, गिरना डैम ले जाने वाला वही, उसवाल डैम ले जाने वाला वही। क्या बात है, मतलब ये बहुत बड़ी, उनका बहुत ज्यादा अमल दखल बहुत रहा ज्यादा। इस मामले में। यानी पूरा डर खत्म करवाने में मैं समझता हूँ वही एक उसका शख्स हाथ है। बहुत मेरे को ले जाता था साथ में, चल मैं तुझे यार ये डैम घुमा के लाऊंगा, वहाँ ले जाऊंगा। तो अभी हयात है वो कि? नहीं, इंतकाल हो गया। मैं और मेरा भतीजा अनवर, हम दोनों को वो लेके जाता था और बहुत सैर करवाता था वो। पिलखोड़ नदी ले जाता था, पिलखोड़ नदी में जाओ नहा, ना बिंदास, कोई डर डरना नहीं। मुझे कार सिखाने वाला वही, नहीं। अच्छा। सब चीज़ मतलब ज़िंदगी की सिखाने वाला, मेरा डर खत्म करने वाला देखा जाए तो वही वही एक इंसान। मेरा भोंदू भैया, सफ़ीक भैया, अल्लाह ताला उसकी मग़फ़िरत करे। आमीन आमीन। और फिर उसके बाद ये रुझान फोटोग्राफी की तरफ कैसे बढ़ा? मेरी अम्मा का इंतकाल हो गया 2007 में। फिर ये कैमरे वगैरह निकले, मैं तो बिल्कुल, फिर उसके बाद जब फिर कारोबार में लगे, साइजिंग कारोबार में लगे, तो भूल भी गया कि कैमरा क्या चीज़ है। अच्छा। परंतु आप देखोगे मेरे पास 2000 के बाद फ़ोटो भी नहीं है। ये 13 में फिर मुझे पता चला कि यार ये तो मोबाइल पे ऐसा ऐसा है। मेरे फेसबुक भी नहीं पता था। मैं बैठा था तो मेरा दोस्त मुजम्मिल बोले, अल्लाह तोरा मोबाइल में फेसबुक तोरा अपलोड, मतलब का है बे? अबे बोले तो मैं फ़ोटो टू डालना, मतलब ये का फ़ोटो डालेंगे चलिए ना, मेरे कुछ भी नहीं समझ। अच्छा अच्छा। वो मेरा मोबाइल लिया, कार्बन मेरे एक अकाउंट बना दिया पप्पू सिद्दीकी के नाम से। बोले तो मैं खाली फ़ोटो डाला कर। तो मैं फ़ोटो डालने लगा, ये पुरानी लाभ उधर, तो वो लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद। मुझे कुछ समझता ही नहीं था, आज तक नहीं समझता है, फेसबुक की सेटिंग नहीं समझती है, कुछ नहीं समझता है। तो धीरे धीरे वहाँ से मैं शुरू किया फ़ोटो डालना। तो लोगों को बहुत एट्रैक्शन है कि इसके बाद इतनी पुरानी फ़ोटो रहती कहाँ से है। खैर मैं थोड़ा सा यूज़ करने लगा, 14 से पप्पू सिद्दीकी अकाउंट मेरा चलता था। मैं उसमें फिर मुझे लगा कि यार इस पर ना अच्छी फ़ोटो लोग देखते हैं, तो मैं नेचर की फ़ोटो गूगल से निकालता था और डालता था। फिर मुझे ये एहसास हुआ कि ये चीज़ तो मैं भी नेचर का फ़ोटो कर सकता हूँ। हाँ, निकाल। तो एक दिन घर बैठा था तो मेरा भैया वो कैमरे पे देख रहे थे भतीजे लोग की ये जूमिंग कर रहा है। तो ये मतलब ये कौन सा कैमरा है, 2016 की बात है। मेरे अब्बा थोड़ा बहुत आखिरी वक्त था, बीमार थे, तो बताया कि ये 13,000 का निकॉन का 36x जूम का कैमरा है। और वो मेरे भैया मंगाए थे। बोले यार ये तो बड़ी शानदार चीज़ है। और मेरा भैया खालिद भैया ही वो कैमरा लेके पूरा मलगांव और वो शूटिंग करता, और जहाँ अपन बैठे हैं अच्छा। यहाँ पर जो हिरने रहती थी वो हाँ, पूरी शूटिंग करता था, उसको बहुत शौक था। तो मैं बोला यार, मेरे भतीजे को बोला यार वो कैमरा मेरा मंगा, तो वो मेरा भी एक कैमरा मंगा दिया। मैं थोड़ा यूज़ करता था यही एरिया में जहाँ अपन बैठे हैं। पता लगा यहाँ तो हिरन है, भेड़िया है। अरे बोला यार ये तो अपने गाँव में इतनी चीज़ें, इसको कैप्चर करना चाहिए। बराबर। तो वो शौक 36x जूमिंग से शुरू हुआ। मुझे सिर्फ इतना समझता था ये बटन क्लिक करना है, इससे रिकॉर्ड और इसको बंद करना है। इससे ज़्यादा मुझे वो कैमरा कुछ समझा नहीं, मैं देखा नहीं। हाँ। फिर पता चला कि एक 60x जूमिंग का निकॉन का कैमरा निकला है 23,000 का। मैं वो कैमरा 8,000 का बेचा। वो 60x जूमिंग का मैंने ले लिया। ओके। फिर उससे कुछ शूट किया, उसका भी मैंने सेटिंग कभी चेक नहीं की। वो जैसा कंपनी से वैसे ही शूट करता था, वैसे ही मैंने बैठ डाला। फिर मैंने 125x जूम का निकॉन का लिया था 2018 में। अच्छा। फिर उससे थोड़ा, मेरे अब्बा का इंतकाल हो गया 10 मार्च 2016। तो उस वक्त क्या हुआ कि मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा सदमा ज़्यादा ले लिया। बहुत ज़्यादा मेरी दुनिया ही थी ना। बेशक बेशक। माँ बाप मुझे बचपन से सिर्फ एक खौफ था कि ये गुजर गए तो मेरी ज़िंदगी मैं क्या करूँ। मैं क्या करूँगा। और वो खौफ बहुत भयानक था मेरे सर पे। फिर वो जब मेरे अब्बा का इंतकाल हुआ तो वो डिप्रेशन बहुत ज़्यादा। तो वो डिप्रेशन दूर करने के लिए मैं थोड़ा सा शाम में 1 घंटा, ये अपना साइना तालाब है पीछे, हाँ। बस वहीं बैठता था सुकून से। और ये यही एरिया में तो लोगों को लगता है पप्पू भैया बहुत घूमता है। मैं असल में कहीं जाता ही नहीं, लेकिन ये सब माले, और मेरा एक एम बन गया था कि मालिकों के जितने चरिंद परिंद है
उनको मैं कैप्चर कर लूँगा, और मैंने करके रखा है। और नेचर के शॉट मुझे बहुत शौक था, तो चलते फिरते वो मैं जब फोटोग्राफी, देखो कल वर्ल्ड फोटोग्राफी डे 19 अगस्त, तो वहाँ पर जब मैं गया वो लोग के पास तस्वीर लेके, तो वो बहुत ज़्यादा मतलब वो लोग मुझसे मुतासिर हुए बहुत, और फ़ौरन मुझे कहा कि आप हमारे संस्था के मेंबर बन जाए। तो मुझे उन्होंने कार्ड दिया, मेंबर बनाया। अलग वो लोग ऐसे बनाते नहीं है। फिर मेरी तस्वीरें वहाँ 2-3 साल रही, उसमें काफ़ी इनामात मिले, बहुत नाम हुआ। सबसे बड़ी इज्जत अल्लाह ताला ने लोगों का प्यार दिया है, बहुत मतलब मैं गुमान नहीं कर सकता कि ये चीज़ें जो मेरे साथ आज हो रही है, और ये माँ बाप की दुआओं का नतीजा है। बेशक। और दूसरा ये कि ये चीज़ों ने मतलब आपको डिप्रेशन से भी निकाला बहुत। और मैं जब बाद में उसकी तहकीक किया तो मालूम पड़ा कि ये चीज़ें डिप्रेशन के लिए सबसे बड़ी चीज़ें आपका शौक और फोटोग्राफी है ना, ये तो मुझे बहुत बाद में मालूम पड़ा। सही, बिल्कुल। और मेरा ऐसा है कि मैं बहुत ज़्यादा किसके बारे में सोचता नहीं, तो ये मेरे अंदर शुरू से है कि माँ बाप नहीं है, जाहिर सी बात है मेरी ज़िंदगी, मेरी बीवी है। और ये फोटोग्राफी में मैं सुना अवार्ड वगैरह भी मिला आपको मालेगांव में, या उसके अलावा? मालेगांव फोटोग्राफी एसोसिएशन में जब भी मैं फ़ोटो देता तो मुझे 1-2 अवार्ड पहला दूसरा मिलता ही था, क्योंकि वो नेचर कैटेगरी में आता ही था। ओके। उसके बाद क्या हुआ कि मैं फेसबुक से मेरा इंटरेस्ट ख़त्म हो गया। मैंने इंस्टाग्राम पे देखा, मतलब यार ये इंस्टाग्राम में एक चीज़ है, इस पर रील चलती है, क्या है ये? फिर मैंने तहकीक किया तो लगा कि यार इसमें कुछ करना चाहिए। तो मैं थोड़े वीडियो, और एक तो मेरे अंदर ये कुदरती है जज्बात को समझना, क्योंकि ज़िंदगी को बहुत करीब से मैं जाना हूँ। बेशक। एक शख्स का नाम लूँगा, मेरे जैनू बाबा लूम चलाते थे और मेरे अब्बा के साथ ही रहते थे, तो उनके साथ मैं बहुत रहता था। तो वो मुझे बहुत सिखाते थे दुनिया के बारे में। पहचानते होंगे रामेश मालेगांवी शायर? रामेश, हाँ, नाम सुना है उनका। हाँ, तो वो मुझे सिखाते थे। देखे वो पढ़े लिखे आदमी नहीं थे, लेकिन वो आज जो हो रहा है मेरे साथ, वो मुझे 35 साल पहले बताए थे। जब मैं बताया ना, मैं डरता था। हाँ। तो मुझे एक दिन बोलने लगे, यार पप्पू तो इतना डरा थे तो आगे जिंदा कैसे रहे? सोचो, बहुत बड़ी बात बोले वो। बोले तोरे अब्बा चले जियन, तोरे अब्बा के दुम छल लेता है, दुनिया में जिंदा कैसे रहे? तब जब बड़े हो गए तो बोले चोरियों की वारदात बहुत बढ़ जिए, आगजनी बहुत बढ़ जिए, डकैती बहुत बढ़ जिए। तो कहाँ जाए? तुम बोलो कहाँ बढ़ जिए? बोले दुनिया बढ़िए, आबादी बढ़िए, तरक्की करिए। तो जब ये सब चीज़ें तरक्की होती थी, सब चीज़ बढ़ा थी, एक्सीडेंट बढ़िए, सवारियाँ। मैं बोला यार तुम क्या बात कर रहे हो? वो मैं 80s की बात कर रहा हूँ, वो विजुअल मुझे आज बता रहे थे जो मालेगांव में हो रहा है, कि इतनी सवारियाँ हो जाइए कि रोज़ एक्सीडेंट हो जाता है, तो एक्सीडेंट देख के डर जाते, खौफजदा हो जाते। तो देखो उनका विजुअल, मैं इसीलिए लोगों को कहता हूँ कि बड़े बूढ़ों के साथ रहा करो। बिल्कुल, उनको बहुत समझ रहती है। बेशक। वो बाकायदा उन्होंने मुझे आज ये जो चीज़ें, हिम्मत है, यही सब लोग दी है। अब बाकी मेरे अब्बा कभी दामन छोड़ा नहीं हो, तो उनके साथ रह के वो तो लाड प्यारी करते रहे होंगे वो। मेरे खानदान का ही बहुत ज़्यादा लाडला था, इसीलिए मेरा नाम पप्पू पड़ा है। कुछ भी हो तो पप्पू के बुला के पप्पू। कभी इतने आज तो माँ बाप एक बच्चे को इतना मारते हैं, मुझे तो याद भी नहीं कि मेरे माँ बाप 8 बहन भाइयों में कभी किसी को डांटे हो, मारे हो। खाली अगर मुझे कोई डांटा है तो मेरा भैया, क्योंकि बड़ा भाई है तो जाहिर। अम्मी का कैसा रुझान था आपसे? बहुत, मतलब वो तो अम्मा रहती है। अच्छा। वीडियोस जो शूट करते हैं आप, शॉर्ट वीडियोस, बहुत प्यारी वीडियो रहते हैं। बाप बच्चे को स्कूल लेकर जा रहा है, वही सब उस पर कुछ गाना बज रहा है, बच्चे कहीं खेल रहे हैं। नाजरीन, मैं आप लोगों को बताऊंगा अभी पप्पू भैया के कुछ काम की झलकियां ज़रूर बताऊंगा। आप लगे रहें, कंटिन्यू वीडियो देखते रहें। मैं कुछ देर में सारे वीडियोज़ और उनकी अच्छी फ़ोटोज़ जो हैं वो सब आपके साथ शेयर करूँगा अभी। तो वो जहन में कैसे आया था, मतलब कि वीडियोस के ज़रिए? और अभी मैं देख रहा हूँ कि अभी शुरू किया आपने एक नया सिलसिला, कोई भी टॉपिक पे डायरेक्ट रूबरू आके फेसबुक पर लोगों को बोलने का। तो ये क्या सोचकर मतलब किया आपने? हुआ क्या ना अकरम भाई, कि आप जैसे अपन मोबाइल लिए, अब मोबाइल ले रहे हैं तो मोबाइल वाला कैमरा बहुत का पैसा ले रहे हैं, अब इसका यूज़ क्या करेंगे अपन? जाहिर सी बात है, अब चलते मैं कहीं काम से निकला हूँ, मुझे शॉट दिखा तो मैं तुरंत उसको फलमा के शूट कर लिया, उसको एडिट करके। वो कुदरती है, वो कोई सीखने से नहीं आते। बिल्कुल। तो वो चीज़ें मैं करते करते जब इंस्टाग्राम पे आया तो लोगों का सबसे प्यार मिलने लगा, और इस कदर प्यार के वो मेरे माये में गुमान के बाहर है। दूसरी चीज़ें क्या हुई कि अब ज़िंदगी, अब जाहिर सी बात है मेरे 2 भाई अलग रहते हैं, मेरी 5 बहनें थी। अब मैं 5 बहनों का सबसे लाडला भाई, 2 छोटी बहन, 3 बड़ी बहन, तो बहुत क्लोज हूँ। उसमें 2 बहन का इंतकाल हो गया, एक सबसे बड़ी मेरी आयशा फरीन और एक छोटी रुकैया। तो बहुत बहुत करीब हूँ मैं मेरी बहन।
बेशक। ये यादें ही हैं जो इंसान को ज़िंदा रखती है, और उसके सहारे कहीं ना कहीं आदमी जो है बहुत जज्बाती तौर से जुड़ा होता है उन चीज़ों से, जल्दी उसको मतलब बोल नहीं वो सकता। कोशिश करता है कि उसका जिक्र ना निकले उन बातों का। अभी जैसे अब आज के हालात में देखा जाए तो मेरी पूरी ज़िंदगी मेरी बीवी, बिल्कुल बिल्कुल वो कायनात है। बेशक। और उनसे भी बहुत हिम्मत और हौसला मिला होगा आगे जीने के लिए। जो हिसाब से बचपन आप बता रहे हैं कि इतना डरा सहमा सा एक बच्चा, जिसको हवा से डर लगती थी, पानी से डर लगता था, सोचो वो बच्चा यानी आज माशाल्लाह यानी यूट्यूब पर, सोशल मीडिया पर आकर एक अभी मैं आपको बताऊं कि मेरी बहनें या मेरी अम्मा इतना तशवीश में रहते थे कि ये बच्चा बड़ा होकर जिंदा कैसे रहेगा, क्या करेगा। बिल्कुल। सोचो कि मैं बात तक नहीं करता था अकरम भाई। मैं आपको बताऊं, मैं आपके स्टूडियो जाता था, आपकी फ़ोटो लगी रहती थी, जी। तो मैं एहसास कमतरी में रहता था आपको देख के। अच्छा। हाँ, लगी रहती थी मिलन स्टेडियो में। हाँ, हाँ, हाँ। यार ये हीरो जैसा साला इतना ये लोग करते हैं, मैं तो बात भी नहीं कर पाता किसी से। तो उस वक्त आपको भी देखता था कि यार अकरम खान कौन है ये फिल्म मिलन फोर्टी स्टूडियो का, और इसको इतना शौक है फिल्मों का। देखो आज अल्लाह ताला आपको 35 साल की मेहनत का नतीजा दिए कि नहीं बेशक दिए? बेशक, बिल्कुल बचपन से देख रहा हूँ मैं आपको, बिल्कुल। और बहुत शौक था मुझे, फिल्मों का बहुत शौक था। पहली फिल्म कौन सी देखी आपने, ये बताओ। मुझे याद है मेरा भैया अय्यूब भैया ले गया था साइकिल पे, अच्छा। मोहन थिएटर में चरणदास चोर करके दी। अच्छा। अब वो यूट्यूब पे देखना कब की है ये फिल्म? बहुत छोटा था मैं, 1980s 80s के 70 की है, दौरान। चरणदास चोर। अच्छा। मुझे वो याद है कि वो बॉक्स में बिठा के मुझे दिखाया था पहली बार थिएटर में। उमराव जान का चैरिटी शो होता था जब, हाँ 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 हाँ, तो चैरिटी शो में जब मैं गया था मोहन में ही, उमराव जान कि देख। बड़ी थिएटर वही थी। और पहली फिल्म जब मैं एटीडी स्कूल में पढ़ता था, पढ़ा लिखा तो हूँ नहीं ज़्यादा, मतलब मैं 8वीं तक ही तालीम, 9वीं छोड़ दिया हूँ 9वीं से, तो कुछ इतना पढ़ने का शौक़ ना तब था ना अब है। मेरे अंदर पढ़ने का शौक़ नहीं है, लेकिन समझने का शौक़ बहुत है। कोई चीज़ को समझ लेता हूँ बहुत जल्दी, लेकिन मेरे अंदर वो चीज़ नहीं है, पढ़ाई लिखाई और पढ़ के कोई चीज़ समझने का शौक़ नहीं है। अच्छा। वो नहीं कर पाता हूँ। हैंड राइटिंग बहुत अच्छी है, पेंटिंग बहुत अच्छी है, ये सब अल्लाह ताला की खुदादाद सलाहियत है, मेरे अंदर है, लेकिन वो चीज़ नहीं थी। तो वो बचपन में जब अपन एटीडी जाते थे तो पोस्टर लगते थे सरदार के, मोहन के, कोनूर के, सनट्रेल के, तो बहुत मेरे ऊपर जो सबसे ज़्यादा फिल्मी हीरो का प्रभाव था अमिताभ बच्चन। अच्छा। मतलब वो ऐसा लगता था कि अब बड़े हुए अपन 5-7 साल के शोले का, मेरा भाई भैया तो इस कदर बड़ा फैन, तो वो जो पर्चा उठाए तो अमिताभ, मैं बोला ये इस दुनिया का है कि नहीं। अब एटीडी जा रहे तो यहाँ से लेके वहाँ तक खाली उसके पोस्टर लगे हैं, तो बहुत तजस्सुस था कि इसको मैं कैसे देखूँ। 13 साल की उम्र थी मेरी, 1984 में इनकलाब पिक्चर आई थी। हाँ। तो मैं छुप छुपा के, मेरी बुआ का लड़का अतीक था, मतलब चल अपन ना आज अपन पिक्चर देखेंगे इनकलाब। तो वो और मैं निकलते थे, और पहली बार मुझे याद है टिकट लेके जब मैं सरदार थिएटर में गया, पहली रो में तो अमिताभ बच्चन का वो भेलपुरी वाला सीन चल रहा था उसका। इनकलाब में देखो, वो थिएटर के बाहर भेलपुरी की दुकान है उसकी, हाँ। तो मैं खाली वो वहीं खड़ा होकर उसको देख रहा था कि ये अमिताभ बच्चन है। और उस वक्त मैं और मेरी बुआ का लड़का अतीक, हम लोग इतना ज़्यादा क्रेज़ था फिल्मों का कि मैं 7 दिन इनकलाब देखा हूँ रेगुलर। वो फिल्म शुरू से आखिर एंड तक मुझे ज़बानी याद थी। अच्छा। मैं आते थे घर तो हम लोग पूरी फिल्म सुनाते थे कि ये डायलॉग, ये डायलॉग, ये डायलॉग, इतना मतलब मैं ध्यान से देखता था। 7 दिन कंटिन्यू देखे? 7 दिन, और इतना हंसी आती है, लेकिन वो एक क्रेज था बहुत। और अमिताभ बच्चन की फिल्में लगती थी तो मेरे ख्याल से वो फिल्में भी कुछ हद तक कि ये मतलब थोड़ा सा उस डर, उस माहौल से निकालने के लिए। फिर वो हम लोग देखो, अब वो पुराना ज़माना ऐसा था ना कि अब तो बच्चे माँ बाप के साथ देखते हैं। हम लोग क्या करते थे कि पहले इंटरवल तक जाके देखते थे, फिर दूसरे दिन इंटर के बाद देखते थे। घर में पता नहीं चलना चाहिए कि पिक्चर में गए। हाँ। इतना दिमाग चलता था। तो इंटर तक देख के आ जाते थे, फिर इंटरवल बाद दूसरे दिन जाके वो पिक्चर इंटर बाद देखते थे। अच्छा, यानी 2 दिन में? हाँ, इंटरवल को जब अपन इंटर बोलते थे। इंटर हो और गया। मैं आज के नौजवानों को ये भी बता दूं, पता नहीं होगा उनको कि अपन जब बात करते थे बच्चे, तो उनमें हरामी किया भी, हरामी किया का मतलब विलन किया है। और कितनी लड़ाई है। कितनी लड़ाई है। एक बार अपने मालेगांव के कुछ लोग गए थे प्राण के पास, ऐसा मैंने सुना है, पता नहीं हकीकत है कि नहीं। तो कुछ चैरिटी के लिए कुछ गए थे कि कुछ मदद कीजिए हमारी। तो प्राण साहब ने कुछ
पैसा वैसा दिए होंगे शायद चैरिटी के नाम पर, तो जाते जाते अब शुक्रिया अदा करना है तो कैसे करें? तो अपने जो भी गए थे यहाँ से, उन्होंने क्या बोले? बोले बहुत बहुत शुक्रिया प्राण साहब आपका, बाकी आप हरामी का रोल बहुत अच्छा करते हो। तो ये आज के नौजवानों को वो चीज़ें नहीं पता है कि पहले के ज़माने में एंटरटेनमेंट वही था। सही बात है। तो फिल्मों के ताल्लुक से अगर देखा जाए तो मेरे लिए सबसे फेवरेट अमिताभ बच्चन है। डायरेक्टर में आपके ऋषिकेश मुखर्जी हैं, बहुत प्रभावित उनसे मैं। बिल्कुल बिल्कुल। और म्यूज़िक में अगर पूछेंगे तो मैं किंग मानता हूँ आर डी बर्मन को। बेशक। मतलब मुझे Legend, नहीं लगता कि legend, उससे आज बड़ा भी। संगीतकार लोग मेरी बात से इत्तेफाक नहीं रखेंगे, लेकिन लेकिन चॉइस की बात है, लेकिन वो है बहुत, वो आज भी उसके पुराने गाने उनके सुनते अगर हम, तो लगता है कि आज के गाने बज मुझे रहे हैं। बहुत ज़्यादा मैं आर डी बर्मन से बिल्कुल, मुतासिर हूँ। उसके बाद लक्ष्मीकांत, प्यारेलाल, खय्याम, तो बाकी सभी बहुत अच्छे हैं। ये कब महसूस हुआ कि अब वो डर वगैरह जो बचपन का था वो खत्म हो गया है? ये तो बाद में ख़त्म हुआ, उसके बाद सोशल मीडिया आने के बाद ताल्लुकात बहुत बढ़े। नहीं तो कब तक चला है सिलसिला, कितनी उम्र तक चला है बचपन के डर का जो सिलसिला था? ये डर का सिलसिला मेरे हिसाब से मेरी शादी तक तो था। बहुत चुप रहने वाला मैं इंसान था, बहुत बात नहीं करता था किससे। बहुत मेरा एक महदूद मेरे दोस्त अहबाब थे, सर्कल भी लिमिटेड रहा होगा। बहुत लिमिटेड सर्कल। मेरा दोस्त बहुत जिगरी दोस्त था मुजम्मिल हुसैन, उसी के साथ ज़्यादा वक्त गुजरा ज़िंदगी का। और भी मेरी बुआ के लड़के थे, वाहिद है, मेरा भाई है शोएब है। मेरा ये एक सर्कल था बहुत, मुजम्मिल और साथ तो बहुत ही ज़्यादा करी। उसके बाद देखो बाप, सोशल मीडिया से मेरी ज़िंदगी देखो ये नईम बैठा है। अल्लाह ताला ने इनकी अहल खाना को भी मेरे लिए रहमत बना के भेजे। अच्छा। तो ये सब अल्लाह ताला की तरफ से है। बेशक बेशक। और भी लोग हैं जिनका मैं नाम नहीं ले पाऊंगा, लेकिन अल्लाह ताला ने मेरी ज़िंदगी में कुछ बाहर से ऐसे लोग भेजे हैं जो मेरी दुनिया बदल दी है। बिल्कुल बिल्कुल। एक अलग थलग रहने वाला इंसान क्या से क्या हो गया। बिल्कुल। तो ये डर और खौफ ख़त्म हुआ। उसके बाद फिर जब मुझे लगा कि ज़िंदगी के इतने तजुर्बात अल्लाह ताला ने दिए हैं और सोशल मीडिया पे अगर इसको बताएंगे बिल्कुल, तो क्यों ना बताऊँ। मैं हिम्मत करके खुद ही शूट करता हूँ, मैं किसी को रखता भी नहीं हूँ। सही है। बोलते 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 आने लगता। तजुर्बात ऐसी चीज़ है कि नौजवानों को बताएंगे तो नौजवान सीखेंगे और सीख रहे हैं, और उसका जो नतीजा निकला वो मेरी उम्मीद से कहीं बहुत ज़्यादा। ज़्यादा, मतलब इतना हैरत अंगेज है कि मैं गुमान भी नहीं कर सकता कि लोगों को इस कदर पसंद आ रहा है। नौजवान, छोटे बच्चे, फैमिली। तो अल्लाह ताला जब अपने को इतने तजुर्बात दिए, सलाहियतें दी, तो मेरा ऐसा तो इसका मानना है इस्तेमाल कि भी करना चाहिए। और सबसे अच्छा ज़रिया तो सोशल मीडिया है। सोशल में आज उससे बेहतर कोई जरिया एक नहीं। म्यारी काम अगर मैं करके दूं, मेरा एक ऐसा मकसद है कि मालेगांव जो शहर है हमारा, उसको अगर दुनिया में पहचान मिल जाए और मेरे तजुर्बा से अगर कोई नौजवान कुछ सीख ले, सीख ले, बिल्कुल। क्या नहीं होगा। अभी कितने फॉलोअर्स हो गए अभी मेरे 1,09,000 फेसबुक पर? फेसबुक पे 32,000, 32,000 फॉलोअर्स फेसबुक पर। इंस्टा पर? इंस्टा पे 1,09,000 1,09,000 हो गए। माशाल्लाह, बहुत अच्छा है। अब तो बाकायदा आप उससे अर्निंग कर सकते हो अभी भाई। वो तो बात की बात, अर्निंग होगी नहीं होगी, लेकिन इतना मैं यकीन दिलाऊंगा कि मैं जो भी काम करूंगा या जो भी बोलूंगा बहुत म्यारी, और मेरे तजुर्बात से किसी को ज़िंदगी सुधरना चाहिए। बेशक। देखिए आज के हालात ऐसे हैं ना, इतने डिप्रेशन का टाइम है कि छोटी छोटी बातों में लोग डिप्रेस हो जाते हैं। बिल्कुल। अब मैं इतने सख्त तरीन ज़िंदगी गुजार के आया हूँ कि मैं नहीं समझता कि अगर मेरी जगह कोई होता तो उसको बर्दाश्त कर पाता। नहीं नहीं। मैं गुलिस्तान से रेगिस्तान में आया हूँ, 5 बहनों के साथ, माँ बाप के साथ रहने वाला इंसान। मेरा इतना हरा भरा घर था। बहनों के अब 2 का इंतकाल हो गया, जाहिर सी बात है दूसरी बहनों के बच्चे सब बड़े को नानी दादी बन गए, आना जाना नहीं है। मेरे माँ बाप का इंतकाल हो गया, तो अब मैं और मेरी बीवी हैं। अल्लाह ताला जब तक आफियत से रखे, बाकी भाई लोग की अपनी ज़िंदगी है। बहरहाल एक बात है कि अल्लाह ताला
के ऊपर भरोसा रहना चाहिए और ईमानदारी से ज़िंदगी गुजारना। बिल्कुल बिल्कुल। तभी जो वीडियो में देखा आजकल डाल रहे आप, जैसे मैसेज के तौर पर जो बच्चे हाँ। बाइक चलाते हैं और जो भी सोशल और जितने भी देखो, पैगाम दे सकते हैं हाँ मतलब ये चीज़ें कितना अच्छा काम भी कर रही है। जाहिर अगर 1000 लोग देख रहे हैं उसमें से 2 लोग को कितने भी लोगों फर्क का पड़ फोन जाए। आता है कि आपकी बात सुन के जो हमारे अंदर का जो डर खौफ था ज़िंदगी से वो निकल के मिलने आते हैं, बताते हैं। तो क्योंकि उम्मीदें बहुत बढ़ गई है, हाँ हर चीज़ कंपटीशन, इसके पास वो है मेरे पास क्यों नहीं है, उसके पास वो है मेरे पास क्यों नहीं है। बिल्कुल। और समाज ऐसा है कि वो सवाल बहुत खड़े करता है हर एक के ऊपर। सही बात है, सही बात। उन चीज़ों से बाहर निकालना और चाहिए। जो भी है मैं समझता हूँ सोशल मीडिया एक ऐसी चीज़ है ना कि इसका अच्छा और बुरा दोनों तरीके का इस्तेमाल हो सकता है। बिल्कुल हो सकता जो है। जाहिर अच्छे लोग हैं वो अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना चाहेंगे जिससे समाज में कुछ सुधार और पैदा हो। अल्लाह ताला ने मुझे दिया है हुनर, तो मैं क्यों ना करूं यार। बिल्कुल बिल्कुल, बड़ी मेरा बात फ़र्ज़ है। बनता है बिल्कुल कि मैं अपनी ज़ात से अगर मैं सोशल मीडिया के ज़रिए किसी की ज़िंदगी संवार सकता हूँ, बना सकता हूँ, क्यों ना बनाऊँ। अल्लाह ताला इसका अजर देंगे ना, क्यों नहीं देंगे। जिंदगी के ऊपर से आपके वालिद साहब के कुछ अशार याद हो तो जरा सुनाओ। वालिद साहब के तो मैं मेरे अब्बा की 4 किताब शाये हुई है और मैं आपको बताऊँ ना, पढ़ने का शौक़ नहीं है मुझे मुताले का, लेकिन कुछ शेर मेरे अब्बा के मुझे याद है। बिल्कुल सुना। मैं वो आपका जो मेरे अब्बा बोलते थे तो मैं वो याद है हाँ, कि हाँ। तुम्हारे साथ दुआओं के काफ़िले होंगे, अंधेरी राहों में तुमने दिए जलाए बहुत। क्या बात। और एक, मैं बहुत छोटा था तो रशीद आर्टिस्ट मेरे अब्बा की एक पेंटिंग बनाए थे जिस पे शेर लिखा था कि चलो के ढूंढ ले कोई पनाह गाह अमीन, अज़ाब ताज़ा लिए सनसना रही है हवा। हाँ हाँ, क्या बात है। अब मेरे अब्बा का एक बड़ा रोमांटिक शेर है, पता नहीं किसको सोच के लिखे होंगे कि वो नज़र से कलाम करते हैं बात की बात और सन्नाटा। हाँ 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 हाँ, वो नज़र से कलाम करते हैं बात की बात और सन्नाटा। बाकी मेरे अब्बा की हमद और नात बहुत अच्छी उनकी है। एक हमद मैंने कंपोज भी किया था। हाँ, आप गाए थे ना। गाया था मैं वो तो शादी मेरे में। अब्बा के अब अशार पढ़ूंगा, मैं याद करूंगा। याद करो भाई, वो अच्छी चीज़ है। और वो मैं सोच रहा हूँ कि सोशल मीडिया पे जो उनके अच्छे अशार है वो हाँ, उसके वो मानी के तस्वीर साथ के साथ में, हाँ उसको अगर करे तो और तो ज़्यादा करूंगा। अच्छा लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि पहले मैं अच्छी से मुताला करूँ और उसका मानी समझ लूँ धीरे धीरे कोशिश करूंगा। नहीं, मानी बहरहाल बहुत अच्छी और आसान शायरी करते थे। मैं बहुत आसान, छोटी और बहन में हम बहुत, और मैं जब भी मिलता था ना उनसे तो बड़ा वो करते थे, अबे हाँ अबे अकरम हाँ, बैठ करम चाय खाना। पी मेरे के अब्बा जा, के पास अबे बहुत सब। अच्छी अदबी महफिल रहती थी। हाँ हाँ, हमेशा रोज़ से। का वो उनके पास बहुत बड़े बड़े शोरा आते थे। मेरे चचा असद सिद्दीकी तो पूरा दुनिया मैं समझता हूँ जानता हूँ, अदब की दुनिया। हाँ, अरे वो तो तो हमारे घर का माहौल ही था। मेरे चचा डॉक्टर, चचा दवा खाने में नशिस्त होती थी। तो हम लोग का पूरा माहौल ही अदबी और मतलब नेचर कल्चर से प्यार करने वाले हैं। वही चीज़ मेरे अब अंदर आ मैं गई दूसरी है। चीज़ एक बोलना चाहूँगा पप्पू भैया कि जैसे आजकल हम लोग देखते हैं जब बाइक पे कहीं जा रहे हैं, ये फ़ोन लगा के बाइक चला रहे हैं, भीड़ है, बीवी बच्चे फैमिली बैठे और फ़ोन पे बाइक चलाते हुए हाईवे तक पर वही करते हरकत। गांव में तो करे थे। करते ही है। दूसरा ये बाइक जो स्पीड में भगाने का जो चक्कर है, हाईवे पर भी वही हाल है हमारे नौजवानों का, शहर में भी वही हाल है। तो इसके बारे में क्या मैसेज देना चाहेंगे आप अपने नौजवानों को? नौजवानों को ये चीज़ ही नहीं समझ रही है। देखो, मैं एक बात अकरम भाई बोलता हूँ, ये शऊर पैदा करना चाहिए हमारे अंदर। हम इंसान है ना, अल्लाह ताला इंसान को दिमाग दे के पैदा किया। बेशक बेशक। ये शऊर हमारे अंदर कब आएगा कि हम घर से निकलते वक्त ये सोच कर निकलें कि मेरी ज़ात से किसी को तकलीफ नहीं पहुंचना चाहिए। कितने लोग सोचते होंगे, और ये चीज़ कोई नहीं सोच रहा है कि मेरी ज़ात से किसी को तकलीफ पहुंच रही है। सबको लग रहा है कि मुझे जल्दी है, मुझे इसको ओवरटेक करना है, मुझे इसको, किसी को किसी की तकलीफ का ख्याल नहीं। और ये बहुत बड़ी मतलब समझता हूँ हमारी कोताही और कमज़ोरी है। इसको हर बच्चे को, हर शख्स को दूर करना चाहिए। अकरम भाई बोलते शर्म लगती है कि आज मुसलमानों अतिक्रमण का मतलब हम लोग इतना वो कर लिए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। 10-10 फीट रोड पे होटलों पे, होटल वाले तो लगा के बैठे हैं दुकानें। हम जो बैठे हम गुनहगार नहीं हैं वहाँ। बिल्कुल सही बात। उस तकलीफ के जिम्मेदार तो मैं भी हूँ। अगर उस होटल के कुर्सी पे बैठा हूँ घंटा 2 घंटा मोबाइल लेके, बराबर। खाली वो जिम्मेदार नहीं है कि जिम्मेदार हम सब हैं। गलत बाइक जो मैं पार करूँगा मैं भी गुनहगार है। बिल्कुल। ये चीज़ जब तक कि ये नहीं इंसान समझेगा कि मैं भी इस गुनाह का जिम्मेदार हूँ, कभी सुधार होने वाला नहीं है। मुश्ताक यूसुफी साहब का एक जुमला याद आ गया कि अगर तुम चाहते हो कि दुनिया से सारे कमीने ख़त्म हो जाएं तो सबसे पहले अपने आप को सुधार लो, और ये मान लो कि एक कमीना ख़त्म हो गया ख़त्म हो गया तो सबसे पहले अपनी तशरीह। शहर को सुधारने के लिए मालेगांव और शहर को अपने तो हर फर्द को सुधारना ज़रूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, बहरहाल मालेगांव में इस मामले में तो बहुत और बहुत शर्म ज़्यादा की बात है, हम लोग बहुत जो है ना गुनाह को गुनाह नहीं समझ रहे, तकलीफ लोगों को तकलीफ देने नहीं को समझ तकलीफ नहीं नहीं चाहते समझते। यार वो। नौजवान आज इस कदर नशे के शिकार हैं कि जिसकी हद नहीं है। हद है बहुत। माँ बाप को बहुत तवज्जो जरूर, इस पर बात करूँगा, बताऊँगा किस कदर के मेरे, मैं देख रहा हूँ मेरे घर के पास
कैसे हालात हैं, इस पर भी वीडियो बनाऊंगा। विजुअली नहीं बता सकते, लेकिन मैं मेरी आंखों देखी सारी दास्तान तो वो बता तो सकता बता हूँ सकते हैं ना, सही बात है। लोगों को कैसे अपने बच्चों को संभालना चाहिए। बच्चे किस कदर गुटखे की लत में पड़े हैं यार, माँ बाप मतलब खून के आंसू रोने का दिल करता है मेरा। इन चीज़ों के लिए ज़रूरी मैं समझता हूँ पहले घर है, पहले फैमिली को, माँ बाप को उनके बारे में सोचना, कहाँ जा रहा, क्यों जा रहा, क्या खा के आया, क्या पी के आया, वो ज़रूरी है बहुत नज़र रख। और अपनी ज़ात से कोशिश करना चाहिए कि मेरी वजह से किसी को तकलीफ ना पहुँचे। तो पप्पू भैया, बचपन का कोई ऐसा किस्सा जो आप अब तक नहीं भूल पाए? एक वाक़या मैं आपको बताता हूँ अकरम भाई, बहुत मेरे दिल के करीब है ये वाक़या। मैं आपको बताया ना, रामेश मालेगांवी, जैनू बाबा रामेश मेरे, मालेगांवी। मैं उनके साथ रहता था, छोटा था, 12-15 साल 16 साल। तो बेचारे बूढ़े थे, तो जाहिर सी बात है उनका मैं ख्याल रखता था, नेचर था। चलो बाबा मैं तुमको दवा खाना ले चलूँ या कहीं भी लेके जाऊँ। उनके साथ मछली के शिकार पे जाता। बचपन का बहुत सारा वक्त मेरा उनके साथ गुजरा। अलग एक मजदूर थे वो। तो खैर वो तो उनके साथ मैं ये सब करते करते मेरी शादी की उम्र हो गई। मेरी शादी जल्दी हो गई 20-21 साल में। जाहिर सी बात, अब शादी हो गई तो जैनू बाबा बीमार रहने लगे, मेरी उनसे मुलाकातें कम हो गई। कारखाना गोल्डन नगर में था, तो यहीं रहता था मैं। जब वो बीमार पड़ा तो घर 2-3 बार मैं आदत के लिए गया, और फिर एक ऐसा मौका आया कि मैं 2-3 महीना जा नहीं पाया। एक दिन की बात है, बहुत देखे सुनने वाली बात है, ये लोगों को यकीन नहीं आएगा, कि 2 शख्स मुझे ढूंढते हुए आए। अच्छा। और मैं मेरे गोल्डन नगर कारखाने में था, तो बोले उमर फारूक की है। लोगों को ये बता दो मेरा नाम उमर फारूक है पप्पू। तो अच्छा चलो, अच्छा वो ये सस्पेंस आज खुल गया। तो मेरे घर में मैं ये बता दूँ कि मुझे उमर फारूक एक तो जैनू बाबा बोलते थे, एक मेरे खालू हैं अलजनाब, सिराज अलजनाब, वो आज तक मुझे उमर फारूक बोलते हैं। मेरे एक अनीस फूफा हैं, सगे फूफा। ये 3 लोग हैं जो मुझे उमर फारूक नाम से बचपन से बुलाते आए। तो खैर वो दोनों आए, तो मैं बोला क्यों, क्या बात है, उमर फारूक मैं ही हूँ। तो बोले वो रामेश मालेगांवी आपको घर बुलाए हैं। तो बोले हाँ जैनू बाबा, क्या हुआ? बोले वो बहुत बीमार है ना, और वो बोले कि जब तक मैं पप्पू से नहीं, उमर फारूक से नहीं मिल लूँ, मेरी रूह कब्ज़ नहीं हुई है। मैं दहल गया, मतलब क्या बात कर रहे हो? तो मतलब चलो घर। तो मैं जब घर गया तो जैनू बाबा बिस्तरे मार्ग पे नीचे लेटे, उनके तो आवाज़ भी नहीं निकलेगी। आखिरी लम्हा है, इतना जज्बाती लम्हा था, मेरा हाथ पकड़े वो बोल तो कुछ सके नहीं। मैं भी रो रहा हूँ, वो रो रहे हैं, और वो मुझे ऐसे किए जो भी मैं वहाँ अल्फाज तो कुछ आज नहीं निकल रहे, तो तब क्या निकलेंगे। 20-22 साल की उम्र थी। वो बेचारे मेरा हाथ पकड़े, और उनको ऐसा लगे कि उन्होंने दुनिया हासिल कर ली। अच्छा। और मैं घर आया हूँ और घंटे भर बाद उनका इंतकाल। वो मतलब सही, ये जिद थी कि मैं बस उमर फारूक को आखिरी मर्तबा देख लूँ। कितनी बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है यार। और उनके चेहरे पे उस वक्त जो खुशी थी, उनका इंतकाल हुआ बेचारे, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे। आमीन आमीन। मेरी ज़िंदगी के बहुत करीबी माँ। और मैं देखो नौजवानों से क्या बोलता हूँ, दुनिया अपन जो है ना अकरम भाई, गंवा देंगे हासिल कर सकते, लेकिन माँ बाप की खिदमत अगर हमने गंवा दी फिर वो कभी नहीं हासिल। कभी नहीं। ये ज़िंदगी में कभी गंवाना मत। बेशक बेशक। और ये हमारे नौजवानों को भी समझना चाहिए। मैं हमेशा लोगों को बोलता हूँ कि देखो जो बुजुर्ग होते हैं ना, उनकी बात खाली सुनना चाहिए अपने को, मजाक मत उड़ाओ। बराबर, सही। बहुत बहुत ज़िंदगी के तजुर्बात रहते हैं। तो माँ बाप की खिदमत का मौका अगर अल्लाह ताला ने किसी को दिया है, वो उसके लिए सबसे बड़ी दुनियावी नेमत है। उसके बाद अल्लाह ताला जो सिला देंगे, वो हमारे वहीं में गुमान के बस की बात नहीं है। और अपनी ज़िंदगी के कोई ऐसा एक वाक़या जो मज़ेदार है, मतलब जिसको आज भी सोचते तो हंस। अरे बहुत सारे हैं दोस्तों के। मैं तो एकदम उसमें सबसे यादगार वाला कौन सा किस्सा है? मैं बात है ना 94 की बात है। मुझे याद है कि हम लोग ना क्रिकेट का बहुत शौक है, मुझे बहुत शौक था। अच्छा। मैं पूरे मैच स्टेडियम में देखता था, लोगों को पता नहीं। और टेस्ट क्रिकेट का तो मैं दीवाना हूँ, तो मुझे बहुत शौक था। हम लोग क्रिकेट देखने जाते थे स्टेडियम में। तो मैं, मेरा भाई शोएब, मेरा भाई मुन्ना, हम लोग सब ना 5 दिन टेस्ट देखे थे। तो हम लोग ये किस्सा पता नहीं मुझे सुनाना चाहिए कि नहीं सुनाना है, जो मैं सुना दे रहा हूँ, बहुत हंसी आती है आज भी।
तो हम लोग क्या हुआ ना कि एक दिन टेस्ट मैच देखने जा रहे थे मदनपुरे में, तो इकबाल कमाली होटल थी, हाँ हाँ हाँ। वहाँ नाश्ता किया। वो नाश्ता शायद बासी था होगा। अच्छा। अब जब नाश्ता करके हम लोग स्टेडियम में गए तो सबके पेट खराब हो गए। अब मैं तो इतना क्रिकेट का जुनूनी, मेरा तो सारा दिमाग उधर, मैं सब बर्दाश्त कर रहा था। अच्छा। तो एक दफ़ा मेरा भाई सोहेब मुन्ना बोले, पप्पू हम लोग आवते हैं। तो मतलब हाँ जाओ आओ। तो वो समुंदर में गए वो लोग, वहाँ जाके फारिग होके वापस आए। अच्छा। तो मतलब कब कहाँ चले गए? बोले यार वो साला बहुत पेट में गड़बड़ हो गई है यार हम लोग के। अब यहाँ के तो सब बाथरूम बहुत ख़राब है, तो हम लोग समुंदर में गए रहे। अबे मैं बोलो यार ये तो मोरा भी पेट बहुत ख़राब है, तुम लोग बोल दिए तो अब चलो उठो। यानी वो बोले और तुमको भी शुरू होगी गड़बड़। तो मैं बोला नहीं चलो अब अपन ना निकलो यहाँ से, अब बर्दाश्त नहीं हो रहा, तुम लोग कहाँ आगे मुझे बोल दिया, मैं अच्छा खासा देखा था। अब हम लोग भागे टैक्सी की तरफ। हम वानखेड़े स्टेडियम से निकलना, मरीन ड्राइव पे आना, टैक्सी नहीं मिल रही है साली। अब ये फैसला लेना था कि मदनपुरा जाना चाहिए कि स्वीट होम जाना चाहिए। तो अब जब हम लोग टैक्सी बड़ी मुश्किल से मिली, मैं सोहेब मुन्ना पीछे बैठे थे, मैं आगे था, मेरे दोनों भाई पीछे थे। अब पेट बहुत बुरी तरीके से ख़राब। अब टैक्सी भी चला, क्या चलाएगा, अब घड़ी घड़ी वहाँ तो सिग्नल आ रहे। तो मैं बोला नहीं अपन स्वीट होम चलो, ये करीब पड़ रहा है मराठा मंदिर, फ़ौरन स्वीट होम चलो। तो टैक्सी वाले बोले भगा भगा। वो दोनों मेरे भाई तो फारिग हो के आए। अब जैसे ही वो स्वीट होम आने लगा, मेरा भाई मुझे पकड़ के बोलता है, पप्पू है पहले मैं ही जन्नू। अबे मैं बोलो तुम लोग तो समुंदर में जाके सब कर गया और हंजा मुके बोल रहा मैं नहीं जन्नू। बोला नहीं यार मुके ही जान देना। वो टैक्सी तो उतर के भाग गए। बस हम लोग के कपड़े खराब नहीं हुए थे। चलो इतनी इज्जत बची थी। बहुत दिलचस्प वाकया है, लेकिन ऐसे बहुत सारे वाकयात है। तो पप्पू भैया अभी काफ़ी बातें हो गई, तो मैं चाहूँगा कॉफ़ी विद खान में आए हो तो एक एक सिप कॉफ़ी की भी हो जाए पहले, फिर उसके बाद बात का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। बहुत शुक्रिया आपने याद किया, और ये सिलसिला बड़ा मतलब मुझे मज़ेदार लगा, और इंशाल्लाह ये कंटिन्यू चलेगा। देखिए अकरम भाई, ये चीज़ें जो आप शुरू किए ना, आज इसकी अहमियत का अंदाज़ा नहीं होगा, लेकिन आने वाले वक्त में ये बहुत यादगार बनेंगे, लोगों को एक डॉक्यूमेंट हो जाएंगे हमारे लिए। जब नस्ल बढ़ती है ना 10 साल बाद, तो वो आज के हालात देखेगी डेफिनेट। आज के जो अल्लाह ताला ने इस जदीद दौर में हमें रखा है, ये बहुत बड़ी नेमत है। हर चीज़ को हम महफूज कर सकते हैं। एक तरह का असासा हो जा रहा है हमारे पास, ये बहुत बड़ा असासा है, इसको असासा ही समझना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और ये नई नस्ल के लिए सीखने के लिए बहुत कुछ है इसमें। तो मैं तो आपको मुबारकबाद देता हूँ कि आपने ये सिलसिला शुरू किया। अरे लोगों की जब अपन वो देखते हैं ज़िंदगी की और वो लोग इनकी कामयाबी, तो रश्क आता है कि अल्लाह ताला कैसे किया, हिम्मत नहीं हारना चाहिए। कितनी बड़ी बात है। और मैं एक बात हमेशा बोलता हूँ कि अल्लाह ताला हर शख्स को हुनर देकर भेजे। बिल्कुल। उसको अगर नहीं शक्ल सूरत है तो उसके अंदर इतनी काबिलियत है कि वो अच्छे उनके आगे नहीं लगते। बिल्कुल बिल्कुल। अगर खूबसूरती दुनिया का पैमाना था तो हर सारी दुनिया के ऊपर खूबसूरत लोग ही काबिज होते हैं क्या। और लोगों को मैं कहता हूँ कि अपने अंदर की काबिलियत को पहचानना ज़रूरी है। वो अगर तुम नहीं पहचानेंगे तो आगे बढ़ ही नहीं सकते। हर इंसान वो काम कभी मत करो जो नहीं आता। हमारे नौजवानों को क्या मैसेज देना चाहेंगे पप्पू? नौजवानों को तो एक ही मैसेज दूंगा, ज़िंदगी में बहुत मुश्किलें आएगी। अगर आपको ज़िंदगी में कामयाब बनना है तो बड़ों की इज्जत बहुत ज़रूरी है, माँ बाप का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है, समाज का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। और मैं अपनी ज़िंदगी से बोलता हूँ कि वो लड़का जो कभी एक लफ्ज़, आज आप मुझसे 30 साल पहले बात करते, मैं आपके सलाम का जवाब सही से नहीं दे सकता था। आज मैं लोगों के सामने हिम्मत से बात करता हूँ, कैमरे के सामने। अगर आप ज़िंदगी से डर गए, शर्मा गए और लोग क्या कहेंगे अगर ये सोचे, तो फिर कुछ नहीं कर सकते। लोग तो कहेंगे, लोगों का काम है कहना। लोगों के बारे में नहीं सोचना, अपने अहले खाना के बारे में हमेशा सोचना। उनको हम कितनी अच्छी से रख सकते हैं। हम अपनी बीवी का ख्याल रखना, अपने बच्चों का ख्याल रखना, अपने माँ बाप का ख्याल रखना, बहनों का, अपने दोस्तों का ख्याल रखना, पड़ोसियों का ख्याल रखना। ये चीज़ें हमारे अंदर रहना चाहिए। बच्चों के साथ शफकत से पेश आओ। ये चीज़ें मुझे बहुत बुरी लगती है, कोई अपने बच्चों को मारता है, पीटता है, हर्ट होता है बहुत। बच्चों को देखो, बहुत बच्चे क्या होता है ना, देखो मैं एक किस्सा अगर आप बोलोगे तो मैं सुना दूंगा, मैं आज तक लाइफ में नहीं सुनाया हूँ। बताओ ज़रूर बताओ। मेरे घर में ना हमेशा से कार थी एम्बेसडर, और हम लोग को ना बच्चे जब थे ना तो घुमाने ले जाते थे पिलखोड़ नदी, बहुत यादगार हमारे लिए। चलो सब बच्चों को जमा करते थे, पिलखोड़ लेके जाते थे, वहाँ पर घुमाते थे। तो एक दिन की बात है,
ये मैं पहली बार ज़िंदगी में मैं बता रहा हूँ, मैंने कभी किसी को तज़किरा नहीं किया अकरम भाई, मैं आपके शो में बिल्कुल बता रहा हूँ। बिल्कुल। तो मैं छोटा था, इतना छोटा था कि एम्बेसडर कार के आगे ये सीट पे बच्चा कैसे खड़ा रहता है। 6-7 साल की उम्र रही होगी मेरी, समझ गया। वो आज तक मेरे दिमाग में वो इम्पेक्ट है वो बात का। तो मैं कार में बैठ गया, मेरी अम्मा को बोल दिया मैं पिलखोड़ जंजू फला फला के साथ सब जा रहे हैं। मेरे अब्बा को बोल के आ गया ना, अब जो जा रहे हैं मेरे ख़ानदान के लोग जो लेकर जा रहे हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, तो उनको नहीं पता कि मैं भी हूँ। तो मैं कार में बैठा हूँ अच्छा। सबके साथ, बड़ी खुशी के यार मैं भी आज पिलखोड़ सबके साथ जाऊँगा। अब जो मेरे घर के जो ले जा रहे थे वो आए, अब उन्होंने मुझे ऐसे देखा और मुझे बोला अबे तय कहाँ बैठे हैं, चल उतर गाड़ी से। अच्छा। मैंने उनका लहजा ही था वो बचपन से, तो इन्हें उनका एक फितरी थी, तो वो चीज़ें मेरे को, और वो उन्होंने मुझे गाड़ी से जाता घर भागता नहीं चल बे, तो वो मैं रोता हुआ जो घर गया हूँ, और वो आज तक मेरे दिमाग में वो इम्पेक्ट है कि मतलब मुझे गाड़ी से उतार दिया गया था। देखो आज तक। अब मैं इसीलिए कहता हूँ कि बच्चों के साथ बहुत प्यार से, वही चीज़ प्यार से भी बोली जा हाँ, वो सकती छोटी है। छोटी बातें उनके मासूम जहन में जब बैठ जाती है, वो निकलना बड़ा मुश्किल आज होता तक मेरे जहन से वो आगे निकले ही नहीं है है। सही बात है। कि वो चल उतर निकल, चल भाग घर जा, चल निकल जा घर जा। तो वो चीज़ देखो आज मेरे जहन में ये वाक़ियों को कम से कम भी तो मैं बोलता हूँ 45-40 साल से ज़्यादा हो गया, लेकिन मेरे दिमाग से वो चीज़ निकली नहीं है। मैं कभी शिकायत नहीं करता, लेकिन एक इम्पेक्ट बैठ गया ना मेरे दिमाग में। तो बच्चों के साथ शफ़क़त से पेश आना चाहिए। हम सजरकारी करते तो पौधे को तो जितनी अच्छी से करेंगे तो उतना हाँ, अच्छा रहेगा। सवाल तो ही बच्चों नहीं का भी सेम रवैया, हम उम्मीदी तौर से नहीं समझते हैं कि बच्चों के साथ मैं डांटूंगा, लेकिन डांट डपट का भी एक तरीका होता है। बिल्कुल बिल्कुल। 4 लोग के सामने अगर हम अपने बच्चे को डांटेंगे तो वो कभी आपकी इज्जत नहीं करेगा। नहीं करेगा। अपना काम है उनको रहनुमाई करना, लेकिन उसका भी एक तरीका है, वो सीखना ज़रूरी है। बिल्कुल। देखो मेरे तो नहीं है बच्चे, लेकिन मैं बहुत करीब से देखा हूँ नहीं नहीं, और हकीकत कि भी जिन्होंने है, ऐसा किया उनको कैसा सिला मिला, जिन्होंने नहीं किया उनको क्या सिला मिला। हमारे सामने है। लाड प्यार बहुत ज़रूरी है, लेकिन उसकी भी एक हद होनी चाहिए। और डांट डपट भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन वो भी किस मौके पर, कहाँ पर, कैसे कहना चाहिए, वो भी बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, बहुत सही। तो ये चीज़ें बहुत इम्पेक्ट कर दी आपकी आने वाली ज़िंदगी में। बिल्कुल। और दूसरी बात मैं बोलूँगा लोग बच्चों से भी कि गाली गलौज से परहेज़ करो। अपने वो उम्मीदी तौर से नहीं, गाली का मतलब क्या समझते हो, दोस्त है तो बस गाली नहीं भाई, गाली क्यों देते हो। एहतराम बहुत ज़रूरी है ना, जब तक आप सामने वाले का एहतराम नहीं करोगे आपको रिस्पेक्ट में इज्जत कहाँ से मिलेगी। इज्जत पाने के लिए सबसे पहले इज्जत देना ज़रूरी है। बेशक, बिल्कुल। तो ये चीज़ें नौजवानों को सीखना चाहिए। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया पप्पू भैया आज के इस प्रोग्राम में आने के लिए, और मैं समझता हूँ कि हर आदमी ने पप्पू भैया की बातों से बहुत कुछ सीखने की कोशिश की होगी, और सीखना भी चाहिए। जहाँ हमें कोई मैसेज मिल रहा है जिसके ज़रिए हम कुछ नहीं तो एटलीस्ट हमारे घर के माहौल को अच्छा बना सकते हैं, अपने बच्चों को अच्छी तालीम दे सकते हैं, उस पर कोशिश करनी चाहिए। और ये कोशिश मेरी हम लोगों की कंटिन्यू जारी रहेगी। आइंदा के वीडियोज़ में भी हम ऐसे ही मेहमानों को आप लोगों से रूबरू करवाएंगे जिनसे समाज में कुछ सुधार पैदा होने की उम्मीद हो, या नौजवान नस्ल को कोई हौसला मिले आगे बढ़ने के लिए। जज़ाक अल्लाह आपका भी अकरम भाई कि आपने मुझे याद किया, और अब मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आपको इसमें कामयाबी अता करे। आमीन आमीन इंशाअल्लाह। और इस नेक मकसद के तहत आपने शुरू किया तो इसका अजर भी इंशाअल्लाह आपको ज़रूर बेशक मिलेगा। बेशक। ये हमारा काम है। देखो आज अल्लाह ताला ने हमको सोशल मीडिया के ज़रिए पैगाम पहुँचाने का दिया है, मौका दिया है। बिल्कुल, और कोशिश हमारा काम है, कोशिश करते रहो। करते रहना चाहिए। उससे अगर ये 100 लोग देख रहे हैं, अगर उसमें से एक आदमी पर भी थोड़ा सा असर हो गया तो हम जीत गए। क्यों अल्लाह ताला आपको इतना हुनर दिया है तो उसको अच्छी तरीके से कामों में लोगों भी को इस्तेमाल दिखाना किया जा चाहिए। सकता है। बाकी बेशक। लोग तो क्या कहेंगे कहें ना, तो क्या कर सकते, उसका अपन कुछ नहीं कर सकते। बहुत शुक्रिया, जज़ाक अल्लाह, अल्लाह ताला आपको कामयाबी अता करे। आमीन आमीन। मेरी नेक ख्वाहिशात आपके साथ बहुत हैं। शुक्रिया पप्पू भैया, बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर किसी अच्छी शख्सियत के साथ। तब तक के लिए अपने भाई अकरम खान को इजाज़त दीजिए। गुड बाय।